सर आजकल लेट डाल रहे हो वीडियोस। हाँ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के साथ। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर्टीज तो आपको पता है कि क्या होती है, बट हम प्रॉपर्टीज का नाम कुछ सुना होगा, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, सब सुना रखा है आपने नाम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको थोड़ा सा बाद में कवर करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेसेस से। स्ट्रेसेस बीसी का पार्ट आता है। विल स्टार्ट विद स्ट्रेस। ठीक है, तो आप मुझे बताएं स्ट्रेस क्या है। इंटरनल डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है कि जब भी आप किसी बॉडी को लोड करते हैं, है ना, लेट्स से दिस इज अ बॉडी और हम इस बॉडी को लोड कर रहे हैं। ठीक, ये फोर्स कौन सा हमने लगाया? टेंसाइल। ये टेंसाइल फोर्स है। अगर आपका एरो बाहर की तरफ है दैट इज टेंसाइल फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स जो है इसका एंगल कितना है सरफेस के साथ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, और क्या जानते हैं इस फोर्स के बारे में? इसको मैं एक्सियल टेंसाइल फोर्स कहूं। यस सर। दिस इज एक्सियल टेंसाइल फोर्स। ठीक है, ओके, उसकी एक्सिस में लग रहा है। और ये यहाँ पे अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखो तो ये फोर्स कहाँ पे लग रहा होता है? ये इसके सीजी पे लग रहा होता है फोर्स, ऐसा। ओके, ये कर दी होती है। ओ जमा साथ की वरना टापोट क्या हुआ बीच में? माइक ऑन। ठीक है, तो अगर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये कि जो आपको जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या रेक्टेंगुलर है, मतलब आप इसको यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, इधर से। ठीक, आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। ये सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्राइंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको सामने से ऐसे दिखेगा, इधर वाले व्यू से ऐसा दिखेगा, तो ये इसका क्या है? लेंथ है। ठीक, इस टाइम क्या आपने इसको फोर्स पी से खींचा, ठीक है, टेंसाइल फोर्स, एक्सियल टेंसाइल फोर्स से खींचा, तो आपने कहीं क्रॉस सेक्शन काटा, ऐसा यहाँ क्रॉस सेक्शन काटा, और इसको देखने लगे अब लोग आप कि फोर्स पी के कारण क्या इफेक्ट है क्रॉस सेक्शन पे। ठीक, ये फोर्स लग रहा है आपका ऐसा पी। अब आप लोगों ने क्या कहा कि स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब होता क्या है कि जो फोर्स पी जो लग रहा है, अगर कोई मैं सेक्शन काटता हूं ऐसे करके, है ना, तो ये जो स्ट्रेस मुझे दिखेगा इस सेक्शन पर वो दिखेगा ऐसा। ठीक, इस तरह से स्ट्रेस दिखेगा। मतलब ऐसा स्ट्रेस जो होगा वो पूरे सरफेस पर, पूरे क्रॉस सेक्शन पर, पूरे क्रॉस सेक्शन पर क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। फोर्स कौन सा लगा था? एक्सियल फोर्स। स्ट्रेस कौन सा पैदा हुआ? एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई आज से पहले स्ट्रेस पूछता है तो आप लोग क्या कहते हो? सर लोड अपॉन एरिया, यही सब बोलते हो, है ना। ये बेसिकली आप लोग किसका डेफिनेशन बताते हो? ये आप लोग एक्सियल स्ट्रेस का डेफिनेशन बोलते हो या उसका एक्सप्रेशन बोलते हो। आप इस लोड को, जो लोड पी है, उसी को क्या करते हो? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देते हो, है ना। एक्सियल लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एक्सियल स्ट्रेस को ही सिंपल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, तो जब भी आप लोगों को स्ट्रेस पूछता है तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करता है कि स्ट्रेस मतलब कि एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, और उसका मतलब क्या हो गया? एक्सियल लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बात याद रखेंगे कि जो एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म। ठीक है, वो पूरी डेप्थ पे क्या होता है? पूरे एरिया पे क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अगर मैंने मेंबर, सपोज करो ये फोर्सेस लगाई हैं, ये मैंने मेंबर बनाया और मैंने इस पे कंप्रेशन फोर्स लगाया और इस मेंबर को भी यहाँ काट के देखा, तो इस मेंबर पे क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। हाँ, अब रेड पेन से मैं स्ट्रेसेस बनाऊंगा। ठीक है, तो ऑपोजिट जो स्ट्रेसेस पैदा होंगी वैसी हो जाएंगी। ठीक है, और जो स्ट्रेसेस होगी इसको मैं क्या लिखूंगा? एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली आपको अभी क्या दिख रहा है कि ये जो स्ट्रेस है ये बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस है।
तो हमेशा याद रखना जो आपका स्ट्रेस होता है वो बेसिकली इंटरनल मैकेनिज्म है। स्ट्रेस क्या है आपका? इंटरनल मैकेनिज्म या इंटरनल रेजिस्टेंस टू अप्लाइड फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और इसको जब फॉर्मूला लिखते हैं, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, और फॉर्मूला इसका क्या होता है? जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड होता है उसी को डिवाइड कर देते हैं किसी के साथ? एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। तो आप लोग कहते हो कि हमारा ये आ गया एक्सियल स्ट्रेस या फिर सिंपल स्ट्रेस। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखाता हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट क्या करनी है, देखो लोड आपका एक्सियल लोड जो लगा था वो कितने सरफेस पे कितने एंगल पे लगा था? 90 डिग्री पे। तो जो स्ट्रेसेस आ रही हैं वो भी क्या आ रही है? 90 डिग्री पे आ रही है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि क्या एक्सियल स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस है? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Yes. और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस वो होता है जो बॉडी पर 90 डिग्री पे आके लगे, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे नोट करना। अब हम लोग स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखेंगे और साथ साथ में आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। साथ साथ में आप लोग कॉपी पे नोट करते जाएं अपने। डिक्टेट करते जाओ सर आप। नहीं डिक्टेट नहीं करूंगा मैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे कुछ लिख सुन नहीं पाते हैं प्रॉपरली। ये सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा अच्छे से आज। एक मिनट ज़्यादा लेना। क्लोज करके ओपन करना। नेट साइड चल पड़ा हुआ आ गया फैसल हो। पेन चल ही नहीं रहा यार आज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है? अदनान बोल रहा हूँ सर। अभी क्लास एंटर हुए हो? सर अब नेट चला, नेट बंद था हमारा आज। अच्छा गुड। चलो तब तक स्ट्रेस लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ, ठीक है। स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखो तब तक इसको सही भी करता हूँ साथ साथ में। देखिए stresses are generated as stresses are generated as a resistance. Stresses are generated as a resistance to external applied forces. To external applied forces or as a result of सर सीक्वेंशियल नहीं हो रही है। अभी नहीं कर रहे सर, अभी ठीक कर रहे हैं सर। एज अ रिजल्ट ऑफ restrained deformations. Restrained deformations. Restrained deformation. स्क्रीन शेयर हो गया जी। तो हम लोगों ने क्या लिखा? स्ट्रेसेस आर जनरेटेड एज अ रिजल्ट, स्ट्रेसेस आर जनरेटेड एज अ रेजिस्टेंस टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो बेसिकली रेजिस्टेंस टू applied external force or as a result of a restrained deformation. Restrained deformation कहने का मतलब ये है, ये तो समझ आ गया कि रेजिस्टेंस टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो अंदर क्या होगा? कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा मटेरियल के अंदर, कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं?
स्ट्रेस बोल रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रेन डिफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज को रिस्ट्रेंड करते हैं, है ना, उसको मूव नहीं होने देते फ्रीली। तो अगर उस चीज को मूव नहीं होने दे रहे फ्रीली, तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। लेट्स से इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। लेट्स से ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और उसका लेंथ L है, ठीक। और अगर ये कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मेंबर है, अगर इसका मैं डेल्टा T चेंज कर दूं, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर कर दूं, टेम्परेचर को बढ़ा दूं, तो इसमें क्या मतलब टेंडेंसी होगी, इसकी टेंडेंसी होगी, इसकी खुद की टेंडेंसी क्या है नेचुरली, कि ये क्या करना चाहता है, इलोंगेट होना चाहता है। तो पर मैंने क्या किया, इस बार को इसके अंदर बंद कर दिया, फिक्स सपोर्ट के अंदर बंद कर दिया ऐसे करके। अब मैंने क्या किया, उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस की हैं, समझना बात को। ये खुद क्या होना चाहता है, इलोंगेट होना चाहता है, पर इधर क्या करेगा, ये जो सपोर्ट है इसको रिएक्शन दे देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसको इलोंगेट नहीं होने देगा, ठीक है। तो अब जो स्ट्रेस अंदर आ रही है वो किसके कारण आ रही है, और के कारण। अब जो मटेरियल में स्ट्रेस आ रही है वो बेसिकली ड्यू टू रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रेन डिफॉर्मेशन के कारण आ रही है। बात समझ आई? ये आपका स्ट्रेस का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसे। हो गया? जी सर। ठीक है, अब देखना, यार अपने माइक अपना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ठीक है, मैं समझा ही रहा हूँ वैसे भी, ठीक है। जो स्ट्रेसेस होती हैं उनको अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करना हो तो दो तरह की स्ट्रेसेस हम देखते हैं, ठीक। एक होती है हमारी नॉर्मल स्ट्रेस, एंड सेकंड इज योर शियर स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा कि जो सरफेस पे आके 90 डिग्री पर लगेगी। बात समझ आ गई, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस के अगर फर्दर, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आगे फर्दर तीन तरह की स्ट्रेसेस होती हैं, ठीक। नॉर्मल स्ट्रेस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रेसेस। पहला स्ट्रेस आपका होता है एक्सियल स्ट्रेस, जो भी हमने पीछे पढ़ा है ना। एक्सियल स्ट्रेस आपके सरफेस पे क्या 90 डिग्री पे आ रहा था। सेकंड इज योर बेंडिंग स्ट्रेस, ये मैं समझाऊंगा कैसे। एंड थर्ड इज योर बेरिंग स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस आगे दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग? अच्छा, अब बात को समझना। हमने एक्सियल स्ट्रेस तो पीछे हमने देख लिया कि एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है। बेंडिंग स्ट्रेस आप लोग समझते हैं, व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस। अब हो क्या रहा था, लेट्स से दिस इज अ बीम, आपने ये बीम मान लो, ये एक बीम है, ठीक है। और बीम का ये आपको सामने से लेंथ दिख रहा है, ठीक है। और बीम का पीछे भी कुछ डायमेंशन होगा, है ना, ये पीछे भी कुछ डायमेंशन है इस तरह से, ठीक, ऐसा, ठीक है। अब मैंने बीम को क्या कर दिया, इसी बीम को सपोर्ट कंडीशन दे दी। देखिए इस तरह से मैंने बीम को सपोर्ट कंडीशन दे दी है, यही बीम है ये, और इस पे हमने लोड लगा दिया। अब बीम क्या होगा, इस तरह से बेंड होगा। और ये शेप क्या है बेंडिंग का, रिफ्लेक्ट हो, ये बीम जो डिफ्लेक्ट हुआ कौन सी शेप में, सैगिंग में हुआ कि हॉगिंग में हुआ है? सैगिंग। इसको सैगिंग कहते हैं। सैगिंग अगर ऐसा हुआ तो ये भी शेप कैसा, मतलब ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। तो आप लोग ये देखना, सैगिंग तो ऐसा ही होता है, यस, ठीक है। बीच में एक लेयर ऐसा है, बीच में एक सरफेस ऐसा है या प्लेन ऐसा है जो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही टिका है, ऑल्दो बेंड हुआ है पर उसकी लेंथ क्या हुई है, चेंज नहीं हुई है। इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन का नाम होता है न्यूट्रल प्लेन, जिसको आप न्यूट्रल एक्सिस कहते रहते हो, ठीक है। बेसिकली न्यूट्रल प्लेन होता है,
मैं समझाऊंगा इसको बाद में। अभी के लिए समझ लो कि ये न्यूट्रल प्लेन है। न्यूट्रल प्लेन के ऊपर जो भी मेंबर्स हैं वो देखो क्या हो रहे हैं, वो कंप्रेस हो रहे हैं, उन पे इस तरह की एक इस तरह की नॉर्मल फोर्स लग रही है, तभी वो तो अंदर गए तो कंप्रेशन लग रहा है। और नीचे का जो मेंबर है उस पे नॉर्मल फोर्स लग रही है, उस पे वो क्या हो रहा है, टेंशन में जा रहा है। मतलब न्यूट्रल प्लेन के ऊपर जो मेंबर है उन पे कंप्रेशन लग रहा है, नीचे के मेंबर पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो ये जो फोर्स सिस्टम आई है, ये जो फोर्स आई है न्यूट्रल प्लेन के ऊपर या नीचे, उसको मैं क्या कह सकता हूँ, बेंडिंग कंप्रेशन। उसे मैं क्या कह सकता हूँ, बेंडिंग कंप्रेशन या फिर बेंडिंग टेंशन। और कितने एंगल पे आई है ये, 90 डिग्री पे। ठीक है, ये जो फोर्सेस आई हैं बेसिकली क्यों आई, क्योंकि हमने बीम पर लोड लगाया, लोड के कारण क्या हुआ, बेंडिंग हुआ, और बेंडिंग के कारण ये फोर्सेस जनरेट हुई। कौन कौन सी, बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन। और इन फोर्सेस के रिस्पांस में जो स्ट्रेसेस आएंगी वो क्या होंगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस। वो क्या होंगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो अगर इनका एंगल 90 डिग्री तो बेंडिंग स्ट्रेसेस का एंगल कितना होगा, वो भी होगा 90 डिग्री। तो आपका दूसरे टाइप ऑफ आपका हमने कवर कर लिया बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसको डिटेल में करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस जब चैप्टर आएगा, हमारा 5th चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेसेस में, उसमें हम लोग इसको डिटेल में करने वाले। बट अभी आपको बस इतना जानना था कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है वो किस कैटेगरी में आती हैं, दैट इज ए टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। इज इट क्लियर? जी सर। और जो थर्ड हमारा स्ट्रेस है दैट इज ए बेयरिंग स्ट्रेस। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज बेयरिंग स्ट्रेस। बेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेयरिंग स्ट्रेस कब लगता है, लेट्स से इस तरह का कोई मेंबर हमारा है, ठीक है, और इस मेंबर पर इस मेंबर पे कुछ इस तरह का और एक मेंबर पड़ा हुआ है। मतलब ये वो जो मेंबर है, वन मेंबर है, वो कौन से मेंबर पे रेस्ट कर रहा है, टू मेंबर पे रेस्ट कर रहा है। और वन मेंबर पे आपने ऊपर से लोड लगाना शुरू कर दिया। समझ आ रही है बात? तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सरफेस है जो कॉन्टैक्ट का अंदर इनके, वहां से स्ट्रेस क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात? वहां से लोड आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो नीचे वाला क्या करेगा, नीचे वाला मेंबर क्या करेगा, वो इसको इस तरह से स्ट्रेसेस देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रही बात? ठीक है, ये जो टाइप ऑफ स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हुआ इसे हम क्या कहेंगे, बेयरिंग स्ट्रेस। दिस इज थर्ड टाइप, बेयरिंग स्ट्रेस। और ये कब होता है, जब एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर आपका रेस्ट करता है। ठीक, अब इन सब की मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, वो साथ साथ में आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, साइड साइड पर मैं इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, शियर स्ट्रेस में अगली स्लाइड में समझाता हूँ। सर बेयरिंग का बताना दूंगा। क्या बताऊं, बेयरिंग का सर ये एक मिनट। हाँ जी, मैं बता रहा था कि आप मेंबर 1 को देखो, वो मेंबर 2 पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये कोई हमारा स्ट्रक्चर कंपोनेंट है और नीचे 2 हमारा स्ट्रक्चर कंपोनेंट है। आप क्या कर रहे हो, मेंबर 1 पर फोर्स P लगा रहे हो। ठीक है, मेंबर 1 पे फोर्स P लगा रहे हो। अब ये जो लोड P है वो नीचे किस में ट्रांसफर होगा, मेंबर 2 में ट्रांसफर होगा ना। तो जब ये लोड नीचे जाएगा तो ये नीचे वाला 2 को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। ये वाला लोड जो है वो इतने एरिया से क्या कर रहा है, 2 को कंप्रेस कर रहा है। तो 2 भी क्या करेगा रिटर्न में, 2 भी तो रिएक्शन देगा ऊपर की साइड, है ना। तो ये जो रिएक्शन होगा वो 90 डिग्री पे होगा, यही मैं कह रहा हूं। तो बेयरिंग स्ट्रेस जो होती है वो भी 90 डिग्री स्ट्रेस होती है, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस होती है। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्मल स्ट्रेसेस कितनी है, तो आज के बाद आप लोग याद रखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेसेस में 3 स्ट्रेसेस होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सियल, सेकंड इज बेंडिंग एंड थर्ड इज बेयरिंग। बेयरिंग कब होता है, बेयरिंग स्ट्रेस एक बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है जो अराइज होता है जब एक मेंबर से दूसरे मेंबर में फोर्सेस ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस कब होता है, जब किसी मेंबर के अंदर बेंडिंग होता है। तो बेंडिंग के कारण क्या होता है, आपका C और T आता है, कंप्रेशन या टेंशन आता है। वो डिपेंड करता है वो न्यूट्रल प्लेन के ऊपर टेंशन है या नीचे टेंशन है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर कंप्रेशन हो नीचे टेंशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन ऊपर हो और कंप्रेशन नीचे हो। ठीक है, वो कैंटिलीवर सर। हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है बीम के सपोर्ट कंडीशन पे, बीम के सपोर्ट कंडीशन पे। ठीक है, अगर बीम आपका कैंटिलीवर है तो इस टाइम तो क्या होगा, ऊपर वाला मेंबर जो है वो स्ट्रेच रहेगा। देखो कैंटिलीवर है ना, तो कैंटिलीवर में तो मोमेंट लगेगा तो उल्टा हो जाएगा। हाँ मोमेंट लगेगा तो सैगिंग हो जाएगा। वो तो मैं कह रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लोडिंग एंड दी सपोर्ट कंडीशन। ठीक है,
आपको यहाँ पे क्या जानना था कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसमें आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है, ठीक है, एक्सिल स्ट्रेस भी आता है, एंड थर्ड इज बेयरिंग स्ट्रेस भी आता है। आई होप इट इज क्लियर, इतना ही जानना है आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में लिखें। फर्स्ट आपका आ गया एक्सिल स्ट्रेस। यार आपको बाद में ना दे दूं मैं एक फोटो खींच के, डेफिनेशन को समझ तो आ ही है आपको, क्या कहते हो? सर डिक्टेट कराओगे वैसे जल्दी लिख लेंगे। चलो हाँ डिक्टेट, सर डिक्टेट करा दो। पर फिर हाँ सबको सुनाई देगा प्रॉपरली? सर। देर आई थिंक सबको दे चलो ठीक है, ठीक है। इट्स द लोड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर। इट इज द लोड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द member. It is the load directed along the axis of the member. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस कुड बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। नॉर्मल स्ट्रेस कुड बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। थर्ड पॉइंट लिखेंगे व्हेन स्ट्रेस इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, व्हेन स्ट्रेस इज कांस्टेंट or uniform over the section. When stress is constant or uniform over a section, the stress is called simple stress. The stress is called simple stress. ठीक है, जब भी स्ट्रेस आपका यूनिफॉर्म रहेगा या कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, तो आपका स्ट्रेस कौन सा? सिंपल स्ट्रेस होगा, या फिर उसको आप एक्सियल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होगा? जब आप लोग मेंबर के, ठीक है, एक्सिस के अलोंग डायरेक्ट करेंगे लोड। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखे बेरिंग। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ जी सर, वो यूनिफॉर्म ओवर। हाँ, यूनिफॉर्म तो होगा ना, आपको बताया ना पहले भी मैंने। नहीं सर, एक्चुअली डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म ओवर फंक्शन, आगे क्या बोला था आपने? यूनिफॉर्म ओवर ए सेक्शन। यूनिफॉर्म ओवर ए सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे बेरिंग स्ट्रेस। तो बेरिंग स्ट्रेस के हमने क्या पढ़ा? कंप्रेसिव स्ट्रेस, compressive stress arising when one body is supported, when one body is supported by another. ठीक है, this is your compressive, this is your bearing stress. Simple. Compressive stress arising when one body is supported by another. नेक्स्ट इज योर बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन आया था अबव न्यूट्रल एक्सिस, या अबव आप लोग न्यूट्रल एयर बोलो या प्लेन बोलो। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आपको चैप्टर के अंदर। तो बेंडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन, बेंडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन प्रोड्यूसेस नॉर्मल स्ट्रेस, प्रोड्यूसेस नॉर्मल स्ट्रेस। बस आपने इतना लिखना। ठीक है, ये आपकी तीन डेफिनेशंस हो गई, बेंडिंग स्ट्रेस का, बेयरिंग स्ट्रेस का और नॉर्मल स्ट्रेस का। हो गया नोट ये? यस सर। ठीक है, ओके। अब बात रहेगी हमारी शेयर स्ट्रेस का। ठीक, तो शेयर स्ट्रेस देखो, हमने लिखा था दो तरह का होता है। शेयर स्ट्रेसेस हमारी दो तरह की होती हैं।
एक होता है हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का मतलब ये होता है, देखना समझना, अगर आपका ये बीम है ना, और बीम का ये सपोर्ट कंडीशन है और आपने लोड लगा दिया इस तरह से लोड लगा दिया, ठीक है। अब इस लोड का एक्शन क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, इस लोड का एक्शन क्या है, ये इस टाइम ये लोड क्या करना चाहता है, इसको ब्रेक करना चाहता है, नहीं बेंडिंग तो करना चाहता है, पर यहाँ पे हम शेयर, उसका शेयर एक्शन देख रहे हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो क्या चाहता है कि इस प्लेन के क्रॉस को क्या करता है, शेयर करते हैं, मतलब नेट रिजल्टेंट आपका ऐसा बीम बना दे, ऐसा। बात समझ आई? तो ये तो लोड करना चाहता है, अंदर जो स्ट्रेसेस हैं, अंदर भी तो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी ना, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रेस का आपका आ गया, हाफ एरो के साथ आप दिखाते हो ऐसे, हाफ एरो के साथ, ये जो दिखा रहा हूं मैं हाफ एरो के साथ, ये आपका टाउ है। टाउ मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब हमने इसको डायरेक्ट में क्यों लिखा, हमने डायरेक्टली लोड लगाया और लोड डायरेक्टली क्या कर रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब आप इस चीज को हमेशा रिकॉल करेंगे, हमेशा याद रखेंगे इस चीज को कि जब भी ट्रांसवर्स लोड लगेगा बीम पर, उसके दो काम होंगे, एक तो क्या करने की कोशिश करेगा, वो डायरेक्ट शेयर करने की कोशिश करेगा, और दूसरी कोशिश क्या करेगा, वो बीम को बेंड कराने की कोशिश करेगा, बस दो ही काम है शेयर को, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ गया इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। आप देखना, देखो ये दो तरह से राइज होती है, दिस अराइजेस ड्यू टू ऑप्शन ए टेंशन और कंप्रेशन, और दूसरा है टॉर्शन। दो तरह से राइज होती है। अगर पहले मैं ए को समझाऊं तो समझना, लेट अस से कि ये मेरा एक बीम है, ठीक, और इस बीम को मैं लोड पी से टेंसाइल खींच रहा हूं, इस तरह से टेंसाइल टेंशन दे रहा हूं, लोड पी से खींच रहा हूं, और इस बार जो मैंने प्लेन लिया है जिस पे मैं स्ट्रेसेस देख रहा हूं, वो एक ऑब्लिक प्लेन लिया है, ऐसा काटा प्लेन ऑब्लिक किसी एंगल पर, ठीक है। अब आप लोग जानते हो, ठीक है, अब इस ऑब्लिक प्लेन पर 90 डिग्री का जो फोर्स होगा वो तो ऐसा लगेगा, समझ आ रही बात, 90 डिग्री का जो फोर्स होगा वो तो ऐसा होगा, ये तो आपका आ गया नॉर्मल स्ट्रेस, पी अपॉन ए आपका आ गया नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा स्ट्रेस इसका आएगा इसी देखो, अगर ये फोर्स यहाँ पे ऐसा लगता, देखो ऐसा, इसी फोर्स को हमने दो में रिजॉल्व कर लिया, और एक आपका आ गया ये जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना, टेंजेंट है सरफेस पर, इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। और इस टाइम जो टाउ आ रहा है, ये कौन सा है, डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। लोड पी जो है उसका काम क्या है, मेन उसका काम है लोड मेंबर को खींचना, टेंशन देना, पर अंदर किसी प्लेन पर, प्लेन के कट करने पर, किसी थीटा एंगल पर हमें पता लगा जो स्ट्रेस, जो हमारा लोड है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक नॉर्मल में, एक टेंजेंशियल में, ठीक है। तो टेंजेंशियल को टाउ लिख दो और नॉर्मल को सिग्मा लिख दो, ठीक है। तो टाउ क्या आपका आ गया, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और ये किसके कारण आया है, ये आया एक्सियल टेंशन या एक्सियल कंप्रेशन के कारण। आई होप यू अंडरस्टूड। और जो दूसरा मैं बनाता हूं, दूसरा बनाते हैं टॉर्शन के कारण। ये देखो, देखो टॉर्शन हमेशा किस पे लगता है, आपके शाफ्ट पे लगाते हैं टॉर्शन मैक्सिमम, ठीक है। आपका ये शाफ्ट आ गया, और इस शाफ्ट को किसी इस तरह के मोमेंट, ऐसे मोमेंट लगाते थे, टॉर्शनल मोमेंट जिसे बोलते हैं, टी से घुमाते हैं, ठीक है। और एक टॉर्शनल मोमेंट क्या करता है, अगर एक क्रॉस सेक्शन में ऐसे देखूं और टी ऐसे दिखाऊं, इस पे सामने से देख रहे हो आप, यहां से देख रहे हो, ठीक है, तो टी ऐसे लगा, तो ये क्या करेगा, यहां से जो फाइबर है ना, ये जो फाइबर है इसको डिस्प्लेस कराने की कोशिश करेगा अपने साथ, है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंदर के फाइबर क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। आप मानो कि इस पूरी जो आपका ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसमें इस तरह की लेयर्स हैं इस तरह की, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये वाली जो लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को आगे जाने से रोकेगा, ऐसा रोकेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क चाहता है कि ये आगे जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टाउ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसका क्या नाम पड़ जाता है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। डिनोट सबको टाउ से ही करते हैं, ठीक है, इसका नाम हो जाता है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कब पैदा होगा,
जब क्या लगेगा, टॉर्शन लगेगा, और जब टॉर्शन लगेगा वो क्या करना करेगा, आपके फाइबर की मूवमेंट कराएगा बाहर की तरफ, और अंदर का फाइबर क्या करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो वो क्या लगाएगा, शियर स्ट्रेस लगाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, Yes, sir. तो इसको क्यों से अब इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और इसकी रिवीजन करते हैं जल्दी से कि क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यही नहीं पता होता, ठीक है, और क्वेश्चन में जाके वहां फंस जाते हैं। वहां क्वेश्चन दिखने में बड़े आसान लगते हैं, पर कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो क्वेश्चन नहीं निकलते हैं वहां पर, मैं बता दूं आपको। ठीक है, सही बोल रहे हो सर। छोटे छोटे क्वेश्चन में ही लोग मार खाएंगे वहां पर, ये बात ध्यान रखना मेरी। चलो नेक्स्ट आपको समझाता हूँ मैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या, इसको क्विकली रिवाइज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जरूरी है, बेसिकली हमारा बेसिक है यहाँ पर। बिल्कुल हमने देखा कि जो स्ट्रेसेस होती हैं वो दो तरह की होती है, एक नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं और दूसरी कौन सी होती है, शाबाश बोलो। शेयर स्ट्रेसेस। वेरी गुड। नॉर्मल स्ट्रेसेस तीन तरह की होती है ना, पहला होता है कौन सा, बोलो, एक्शियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेयरिंग स्ट्रेस। बेंडिंग, और तीसरा बेयरिंग। शेयर स्ट्रेस दो तरह का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इसके कारण आता है किसी बीम पर शियर लोड के कारण, ठीक है। इनडायरेक्ट दो कारणों से आता है, एक टेंशन और कंप्रेशन के कारण, और एक आता है टॉर्शन के कारण। अब आप लोग समझना, जैसे टॉर्शन को बता रहा था, थोड़ी सी चीज यहाँ पे थोड़ा और बताऊंगा टॉर्शन का। यहाँ देखना कि इस पे हमने टॉर्क ऐसे लगा दिया, ठीक, और इसके क्रॉस सेक्शन को देखो। आप लोग समझ के सबसे आगे ये टॉर्क लग रहा है फेस पर ऐसा, तो आगे सबसे ज्यादा आगे कौन मूव करेगा, बाहर का फाइबर है ना। सबसे ज्यादा किस पे टॉर्क लगेगा, बाहर के फाइबर पे। जब आप लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, इसको हम टॉर्शन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, TR/J। मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं बस ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है, वो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कई बार। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे यही बताऊंगा कि ये वेरिएशन जो होता है वो लीनियर वेरिएशन होता है, इस तरह का, ठीक है। और ये वेरिएशन किसका है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का। इसको आप अपने कॉपी पे बना लें। कल आप लोग कुछ, हाँ जी बोलो सर। एक्शियल स्ट्रेस एंड बेयरिंग स्ट्रेस दोनों का हमेशा यूनिफॉर्म आएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पे पूरा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है ना उसका, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप लोग कल सजेशन देते हैं कि सर डिनर इतने टाइम पे किया करो, किस टाइम पे करें डिनर? 9 बजे से पहले करना चाहिए। 9 to 9:15। तो 9:15 तो हो गए, आज कर लेंगे सर, 11-12 बजे आज रहने दो। 9:15 to 30 कर दो। लेट कर लेंगे, क्लास के बाद करते हैं। जब आप बोलोगे घर में तो गरम गरम फुलके बन रहे हैं, बाद में ठंडे खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। 10:15 to 30 ठीक रहेगा सर। अभी तो आधा घंटा भी क्लास नहीं हुई यार। एंड पे खाते हैं। आज खत्म करके ही सर जब आपको भूख लगेगी तभी खाएंगे। नहीं वो तो लेट है, एंड तो लेट होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक अपनी कॉपी में लिखेंगे। Equality of shear stresses on perpendicular plane, on perpendicular plane, ठीक है। देखो मानते हैं कि इस तरह से बीम है और इस तरह से लोड लग गया ऊपर से, ठीक, और जब ऊपर से लोड लगा तो ये लोड बीम को कट करेगा, कट करना चाहता है इनफैक्ट, ठीक है। कट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि बीम का स्ट्रेंथ कैसा है ना। और इधर से मैं क्या करता हूँ, इधर से लोड ऊपर से आ रहा है
मैं यहाँ से एक सेक्शन, एक ऐसे इधर से एक एलिमेंट निकाल लेता हूँ बाहर, क्यूबिक एलिमेंट निकाल लें बाहर, ये निकाल लें। ये कहाँ से निकाला हमने, ये एलिमेंट इधर से निकाला, ठीक है। कौन से फेस से निकाला है, जहां पर वो आपका लोड कट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। अब लोड के कारण यहाँ पे देखो, यहाँ स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ठीक है, उल्टा। ऐसा, अब समझना बात को, लोड क्या कर रहा है, नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, इसकी तरफ इसको नीचे से शेयर कर रहा है ऐसा। इसके ऑपोजिट में, इसके ऑपोजिट में, ऑपोजिट फेस पर उल्टा होना चाहिए शेयर स्ट्रेस। बात समझ आई, ये फेस ऑपोजिट वाला है, ये अंदर का शेयर स्ट्रेस आ गया, ये लोड इसको नीचे की तरफ, बाहर नीचे की तरफ कर रहा है, ये अंदर का शेयर स्ट्रेस कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। शेयर का तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना, शेयर का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो आप लोग क्या समझे कि अगर कोई क्यूब है, ठीक है, अगर कोई क्यूब है, ठीक है, उसके ऊपर अगर यहां कोई शेयर स्ट्रेस लगेगा इधर, तो उसके ऑपोजिट फेस पर कौन सा लगेगा, उसके ऑपोजिट फेस पे कौन सा लगेगा, ऑपोजिट, ऊपर की तरफ। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि किसी क्यूब में किसी पॉइंट पे अगर इस फेस पे शेयर स्ट्रेस नीचे है तो ऑपोजिट फेस पे क्या होगा, ऊपर होगा, पर इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, पर इक्वल होगा किसमें, मैग्नीट्यूड में, बट ऑपोजिट होगा इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। एक और चीज यहाँ समझनी है, अब देखो ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स नीचे लग रहा है, तो देखो एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है, एक मोमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपका जो इसको भी इक्विलिब्रियम में लेके आना, मोमेंट को इक्विलिब्रियम में लेके जाना, तो क्या होना चाहिए, अब ऑपोजिट मोमेंट जनरेट होना चाहिए, और ऊपर नीचे वाले फेस में क्या आ जाएंगे, रेड कलर के आ जाएंगे। अब बात समझ आई, ये जो स्ट्रेसेस हैं हमने लगाई नहीं है, ये बीम के अंदर खुद ही प्रोड्यूस हो गई हैं, और इन स्ट्रेसेस का नाम होता है, रेड वाली स्ट्रेसेस का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। कभी समझ आया था पहले, आज तक से पहले, सच सच बोलना। नो सर, मुझे पता था सर। अरे वेरी गुड यार, मैं चाहता हूँ फिर ब्रेक करने आप पढ़ाओ थोड़ा सा। सर आपने पढ़ाया था, याद करो। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मजाक चलता है बीच में ना, थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं उससे। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस जो आ रही हैं, उसने क्या करना है, उसने क्या जैसे होती है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हम लगाते नहीं है, वो बेसिकली मोमेंट अपने आप आ जाती हैं। आ मोमेंट इक्विलिब्रियम करने के लिए, वो मोमेंट इक्विलिब्रियम करने के लिए। अब देखो मैंने हेडिंग में क्या लिखा है, इक्वालिटी ऑफ शियर स्ट्रेसेस ऑन परपेंडिकुलर प्लेन। मतलब कि अगर ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस है, ये एडजेसेंट फेसेस हैं, ये कौन से फेसेस हैं, एडजेसेंट फेसेस हैं, एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है। एडजेसेंट फेसेस पे जो स्ट्रेसेस होगी उनमें क्या कहूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस, ये और ये दोनों जो होंगी वो इक्वल होंगी आपस में, क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल। ये देखो ये क्या लग रहा है, टाउ एक्स वाई बोलता हूं इसमें, ये अब देखना, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन जिस फेस को काट रही है उसका नाम वही पड़ जाएगा। ये कौन सा फेस बन गया, आपका एक्स फेस बन गया, ये कौन सा फेस बन गया, वाई फेस बन गया, ठीक है। तो टाउ को लिखने का तरीका क्या है, शियर स्ट्रेस इन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन, और ऊपर वाले फेस वाई फेस में क्या लिखूं, शियर स्ट्रेस इन वाई फेस इन एक्स, टाउ वाई एक्स, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं टाउ वाई एक्स, क्या लिखूंगा, शियर स्ट्रेस इन वाई फेस इन एक्स डायरेक्शन। टाउ एक्स वाई को क्या लिखूंगा, shear stress in x फेस इन y डायरेक्शन। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया कि आमने सामने की shear स्ट्रेसेस बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, आप क्या बोलोगे, होती हैं। अगर क्वेश्चन आया कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस आपस में बराबर होती हैं एडजेसेंट फेसेस की, तो आप बोलोगे हाँ बराबर होती है, किसके कारण, किसके कारण, मोमेंट, ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम, ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। बात समझ आई,
और ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पूछा हुआ एग्जाम्स के अंदर, यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर 3 से 4 बार, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि यूपीएससी लिख दिया तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बेटा किताब कोई भी उठा लेते हैं, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो अब आप लोग कुछ बातें लिखेंगे जो मैं आपको लोगों को डिक्टेट करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आप लोग कुछ लिखते हैं अब यहाँ पे। 1 मिनट। ऐसे ये था कि फोन पर सेपरेट नोट शॉट बना जल्दी में स्क्रीनशॉट बना तो ये नोट करके रीच जाएगा फिर करेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोला? आपस में कर रहे थे इसको। अब मेरे साथ साथ लिखना कॉपी में, ठीक है? यार कोई ना बड़ी जोर से सांस ले रहा है। हो गया सर मेरा। इतना जोर से सांस मत लो यार, यहाँ माइक थोड़ा दूर करो। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ना। हमने क्या लिखा है? शेयर स्ट्रेसेस एडजेसेंट फेसिस पे। एडजेसेंट फेसिस पता है कौन से हो गए आप लोगों को? हमें नहीं ऊपर ये और ये एडजेसेंट फेस है ना? ये और ये एडजेसेंट फेस है, ये और ये एडजेसेंट फेस है, जिनके बीच में है ना इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, इन पर जो आपका शेयर स्ट्रेसेस होंगी वो क्या होंगी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी और इस तरह से डायरेक्टेड होंगी, है ना? इक्वल तो होंगी मैग्नीट्यूड पे, पर इस तरह से डायरेक्टेड होंगी, या तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? अप्रोच कर रही होंगी। ठीक है, अगर ये अप्रोच यहाँ पे कर रही है तो इधर वाली भी क्या करेगी? इसको अप्रोच करेगी। ठीक है, अगर देखो अब जो इस फेस पे आनी है शेयर स्ट्रेस, उसको क्या दिख रहा है कि ये दूर जा रही है, तो ये क्या करेगी? ये से दूर चले जाएगी ऐसे। और अब इस वाले फेस पे देखो तो ये देखेगी ये इस पे पास आ रही है, तो ये भी क्या आ जाएगी? इस तरह से पास आ जाएगी। बात समझ आई आप लोगों को? इस तरह से शेयर स्ट्रेस का अलाइनमेंट होगा। ठीक, अगर एलिमेंट पे मैं शेयर स्ट्रेस उल्टी कर दूं ऐसा, तो ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना? ये शेयर स्ट्रेस है तो ऑपोजिट पे क्या आना चाहिए? उल्टा आना चाहिए, ऐसा आ गया। ठीक, अब अगर ये ऊपर है तो यहाँ वाली कैसे आएगी? ऐसी, और यहाँ वाली कैसी आएगी? ऐसी। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, जनरली इस तरह की शेयर स्ट्रेस को पॉजिटिव लेते हैं और इस वाली शेयर स्ट्रेस को नेगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन होता है, जनरल साइन कन्वेंशन ये है आपको। और सर यही सर कॉम्प्लीमेंट्री भी यही है। देखो ये जो प्रोड्यूस हो रही है लोड के कारण, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हैं, मतलब इन दोनों को आपस में आप कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हैं। अगर वो पूछेगा कि एडजेसेंट फेसेस के अंदर जो शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, ये और ये एडजेसेंट फेस है ना, एक्स और वाई, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। व्हाई दे आर इक्वल? ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बात समझ आ गई? सर ये नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंस अब ये थोड़ा सा फिर से बताइए। हाँ, अगर देखना, अगर फेस के देखना, फेस के राइट वाले फेस है ना, राइट वाला, आप ऐसा मान लो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका राइट फेस एक ये है और एक ये फेस है, ठीक है, और एक ये फेस है और एक ये फेस है। अगर इन दोनों पे राइट वाले फेसेस पे अगर इस तरह से हो स्ट्रेसेस, है ना, और इस तरह से हो, ठीक, तो ऑपोजिट वाली नेचुरली वो कैसी होगी? ऐसी और ऐसी। तो इस तरह का जो ओरिएंटेशन होगा उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और इधर देखो, इधर क्या है? इधर नीचे है और ये भी हो रही है, ये आपस में डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही। पॉइंट ये कि आपस में अगर ये वाली कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो इनको क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। ये जनरल साइन कन्वेंशन है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है आगे, मैं आपको चेंज बताऊंगा कहाँ पे होगा। इज इट क्लियर? यस सर। लेट्स से
हम 2D कंडीशन के अंदर बात करते हैं। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट इन कोड 2D कंडीशन। 2D कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई प्लेन होते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन होती है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर किसी मेंबर से हम लोग इस तरह का एलिमेंट बाहर निकालें, उस कंडीशन में अगर किसी मेंबर से हम इस तरह का एलिमेंट बाहर निकालें, ठीक है, उसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस कितनी तरह की एक्ट कर सकती हैं। अब 2D प्लेन है तो दो नॉर्मल स्ट्रेसेस हो सकती हैं, है ना। 2D सिस्टम उसमें दो तरह की हो सकती हैं, एक सिग्मा एक्स हो सकता है, एक सिग्मा वाई हो सकता है। और शियर स्ट्रेसेस कैसे हो सकती हैं? शियर स्ट्रेस तो देखो एक ऐसा होगा, इसको मैं लिखूंगा टाउ एक्स वाई, तो उल्टा वाला भी क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई तो हो जाएगा। इस वाले को मैं क्या लिखूंगा, टाउ वाई एक्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा, टाउ वाई एक्स। और ये बात अलग है कि टाउ एक्स वाई जो है टाउ वाई एक्स के बराबर है। क्यों बराबर है? ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। मोमेंट इक्विलिब्रियम, ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं बोलूं कि 2D कंडीशन करके मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितनी है पॉसिबल, तो आप लोग बोलोगे 4 स्ट्रेसेस पॉसिबल है। कौन कौन सी? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, ये दोनों नॉर्मल हैं, दो नॉर्मल हैं। और टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, ये दोनों क्या हैं, नॉर्मल है। अगर मैं पूछूं इंडिपेंडेंट कितनी है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है 3 है इंडिपेंडेंट। सॉरी यहाँ नॉर्मल नहीं आएगा, टेंजेंशियल आएगा। बात समझ आ गई? ठीक है। अगर मैं पूछूं इंडिपेंडेंट कितनी है, अब देखो ये दोनों का रिलेशन आपस में इक्वल है, मतलब इसमें से एक पता हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो इंडिपेंडेंट टोटल कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी। कौन कौन सी? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। बात क्लियर हो गई? मतलब ये 3 पता हो, एटलीस्ट यू नीड 3 वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस टू डिफाइन ए कंडीशन ऑफ स्ट्रेस इन 2D। बात समझ आ गई? तो यहां पर मैं लाइन लिखता हूं, 3 stress components are required to define conditions of stress at a point. 3 चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, चौथी तो अपने आप आ जाएगी, है ना। अगर आप लोगों को बोले कि इधर कितना स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस तो 4 कंपोनेंट हैं, 3 पता चल जाएंगे, एक तो खुद ही पता चल जाएगी। ये मतलब है कहने का। आई होप इट इज क्लियर। नहीं लगा मुझे, नहीं पता लगा? मुझे बताओ 2D के अंदर कितने स्ट्रेस कंपोनेंट बन सकते हैं? एक दे बन सकता है सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में, एक बन सकता है सिग्मा वाई, ठीक है। और टाउ एक्स वाई बनाया इस फेस पे, तो ऑपोजिट वाले पे टाउ उल्टा हो गया, और यहाँ कंप्लीमेंट्री स्ट्रेसेस आ गई, टाउ वाई एक्स और टाउ वाई एक्स उल्टी, ठीक है। तो टोटल 4 हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। अब क्योंकि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स आपस में इक्वल हैं, इस वजह से क्या है कि आपको कितनी पता होनी चाहिए, टोटल 4 है, 4 में से 3 पता होंगी। अगर 3 पता होंगी तो टाउ वाई एक्स तो टाउ वाई एक्स अपने आप निकल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट कितनी होगी, 3। तो हमने यहाँ लिखा कि 3 स्ट्रेस कंपोनेंट चाहिए हम लोगों को टू डिफाइन कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट। टोटल कितने होते हैं? टोटल वी हैव 4 स्ट्रेस कंपोनेंट्स इन 2D, ठीक है, 4 स्ट्रेस कंपोनेंट्स इन 2D। अब हो गया क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं 3D की। 3D में कौन कौन सी डायरेक्शन होती है? एक्स वाई जेड। पता है, वेरी गुड। क्यूबिक एलिमेंट बनाना, क्यूबिक एलिमेंट बना लोगे? देखता हूँ यहाँ हो क्यूब, कहीं पे क्यूब नहीं है। ठीक है, ये आपका 3D क्यूब बन गया। अब आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी, वो भी 3 डायरेक्शन में आएंगी। एक एक्स फेस है, ये फेस कौन सा है? ये फेस समझना, ये एक्स फेस है। ये फेस कौन सा ऊपर वाला? कर्सर दिख रहा ना आप लोगों को? नो सर। कर्सर, अच्छा कर्सर नहीं दिख रहा। ये फेस कौन सा है? एक्स फेस है। ये फेस कौन सा है? वाई वाई। और ये फेस कौन सा है? जेड। वेरी गुड। ये जेड।
बिल्कुल सही। नॉर्मल स्ट्रेस बना दिया इस पे, पहले 3 नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएंगी, सिग्मा एक्स, एक्स आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा वाई वाई सिग्मा ऊपर, जेड सिग्मा वाई, सिग्मा जेड सिग्मा जेड। जेड बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखना इनका आएगा टाउ, हम्म, ये बना टाउ, इसको मैं क्या लिखूं, दिस इज टाउ एक्स वाई टाउ टाउ एक्स एक्स वाई एक्स वाई, और एक टाउ तो जेड डायरेक्शन में भी आएगा ना अब। एक्स जेड। तो वेरी एग्जैक्ट गुड, वेरी गुड। और इसका ऑपोजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस यहाँ लगा दो, वो क्या बनेगा, टाउ वाई टाउ फेस में वाई एक्स डायरेक्शन में, हम्म, और इधर लगा दो टाउ वाई फेस में जेड डायरेक्शन में। अब जेड में आ जाओ, टाउ जेड वाई जेड वाई और इधर आ जाओ जेड टाउ एक्स। जेड जेड एक्स जरा गिनना टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट्स कितने हैं 3D कंडीशन में। 6 6 7 8 9 9 7 8 9 9 नहीं सर, एक तो 3 2 3 4 5 छह 6 ही सर, होंगे सर टोटल 6 9 आएंगे। 9 है, नहीं टोटल 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से 3 आपके क्या हैं, नॉर्मल हैं, नॉर्मल है, और 6 क्या हैं, शियर स्ट्रेसेस हैं। शेयर स्ट्रेस 6 शियर स्ट्रेसेस हैं, 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस लिख लो, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा सिग्मा जेड, वाई और शियर स्ट्रेसेस लिख लो, टाउ टाउ एक्स वाई, टाउ वाई टाउ जेड एक्स एक्स जेड, जेड टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, जेड टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई। वाई। बट देखने वाली बात क्या है कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट, एक तो 3 इंडिपेंडेंट 6 होंगे, 6 सर, 6 इंडिपेंडेंट 6 होंगे। 3 होंगे नॉर्मल, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, और 3 एक होंगे, सर एक्सिस से टेंडेंट का समझ के बात को, ठीक एक्स है, वाई इसको ले लूँ, और एक्स जेड एक्स जेड, जेड एक्स। एक्स जेड को ले लो, या एक्स जेड कोई भी ले लो, ठीक है, जेड एक्स ले लो। ऐसा क्यों लिख पाए हम, बिकॉज टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स, एंड टाउ वाई जेड इक्वल टू टाउ जेड जेड वाई वाई। वाई और वाई ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हैं, इक्वल क्यों है, ड्यू टू मोमेंट मोमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। बस अभी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, अगर आ गया तो। नोट हो गया, अभी नहीं सर। हेलो हेलो। सर, अगर लोड में वेरिएशन होगी तो इसमें भी कोई वेरिएशन होगी? ना ना ना, ये लोड के कारण ही स्ट्रेसेस आती हैं सारी। ये बेसिकली मैंने किसी बीम में से एक एलिमेंट निकाला हुआ है इस तरह से कहीं से, और मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेसेस इतनी ही पॉसिबल है 3D के अंदर। टोटल 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि किसी टाइम पे कोई हो सकता है कि कोई चीज हो ही ना, बात समझ आ रहे हैं, कोई स्ट्रेस एलिमेंट एब्सेंट हो। जैसे कि अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस लोकेशन पे चले जाऊं, बात समझना, न्यूट्रल एक्सिस लोकेशन पे चला जाऊं, तो उस टाइम पे तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे क्या कोई बेंडिंग लगता ही नहीं है ना, कोई आपका फोर्स नहीं आता है, ना सी आता ना टी आता है। इसको बाद में डिस्कस करूंगा मैं आराम से, बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर घबराना मत। तो कहने का मतलब एक ये है कि कोई भी स्ट्रेस एलिमेंट होगा 3D फिगर के अंदर, 3D मेंबर के अंदर, तो उसके अंदर 9 स्ट्रेस कंपोनेंट ही पॉसिबल है। और आपको इंडिपेंडेंट मतलब 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स चाहिए, है ना, टू डिफाइन कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट। 6 stress components are required to define a condition of stress at a point। ये नोट कर लेना 9।
ठीक है, और ऊपर ये क्वेश्चन भी देखना, ठीक है। और अभी आज हम लोग थोड़ा जल्दी लेंगे ब्रेक अपना, क्योंकि फिर जल्दी से वापस बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ब्रेक कर लेते हैं, 9:35 हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ 15 मिनट बाद। 15 मिनट कितना हो गया? सर इसका बी आएगा ना, वेक्टर क्वांटिटी। टेंसर सी। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो मैं समझाता हूँ अभी इसको आके, ठीक है। टेंसर आप लोग सभी लोग डिनर कर लो अपना, कोई डिस्कशन का अभी नहीं करेगा, ठीक है। सब लोग अपना डिनर करने जाओ। दिस इज सी, आंसर टेंसर है, बताता हूँ आके क्यों, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, 9:50 पर वापस मिलते हैं।